तो हम जो है उत्तराखंड लेक्चरर में जो शिक्षण अभिरुचि है उसमें शिक्षा से संबंधित जो पार्ट के अंदर है ये है आपका शिक्षा आयोग। और शिक्षा आयोग में जो है हम बात कर रहे हैं पहले आयोग का जो है विश्वविद्यालयी शिक्षा आयोग। तो एक्चुअल में इसका नाम शिक्षा विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग है, परंतु इसका जो नेतृत्व था, इस आयोग का जो लीडरशिप थी वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा की गई थी। इसलिए इस आयोग को उन्हीं के नाम से भी बोला जाता है, राधा कृष्णन आयोग। तो एक तो नाम का विषय ये कि इसे राधा कृष्णन आयोग क्यों बोला जाता है, बल्कि ये विश्वविद्यालय आयोग के नाम से जो है जाना जाता है। और स्वतंत्र भारत में इंडिपेंडेंस के बाद ये पहला शिक्षा आयोग है जो भारत में बना था, ताकि उच्चतर शिक्षा पर सरकार सही कदम उठा सके, सही निर्णय ले सके, और क्या क्या सुधार वर्तमान और भविष्य को ध्यान में रखते हुए करने की आवश्यकता है वो इस पे लक्ष्य रखा गया था। तो ये स्वतंत्र भारत में पहला शिक्षा आयोग था इंडिपेंडेंस के बाद। अब स्वतंत्रता के बाद जो है आवश्यकता क्या थी, तो हम क्या देखते हैं स्वतंत्रता के बाद जो आवश्यकताएं थी वो क्या थी। पहला, विश्वविद्यालय शिक्षा की पुनर्रचना करनी है। तो भारत में जो हायर एजुकेशन थी उसको हम स्वतंत्रता के बाद देश की आवश्यकता के अनुसार, भविष्य की ज़रूरतों के अनुसार किस तरह से व्यवस्थित करें, उसका ढांचा बनाएं, उसमें सुधार करें, उसमें बदलाव लाएं, ताकि भविष्य की आवश्यकताएं भी भारत की पूरी हो सके। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना की गई। और लक्ष्य इसके अंतर्गत क्या था, राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक पुनरुत्थान हो सके देश का। क्योंकि ब्रिटिश काल में हम क्या देखते हैं कि हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर थी, सांस्कृतिक विशेषताएं थी, हमारे कल्चर की जो खासियत थी वो अंग्रेजों ने कई स्वरूपों में प्रभावित की थी, और हम वापस अपनी उस धरोहर को पुनर्स्थापित करना चाहते थे। हमारे जो सामाजिक व्यवस्था के पहलू हैं, इन सामाजिक व्यवस्था के पहलुओं में कल्चर यानी संस्कृति का एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और ये तमाम चीज़ें बिना शिक्षा के संभव नहीं है। तो शिक्षा में ही अगर वो प्रावधान जोड़ लिए जाएं तो फिर उस सामाजिक व्यवस्था को हासिल किया जा सकता है। तो एक तो जो है राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक पुनरुत्थान हासिल हो सके, उसके लिए सुझाव चाहिए थे इस आयोग के माध्यम से। दूसरा, देश में वैज्ञानिक, तकनीकी एवं अन्य प्रकार की जो मानव शक्ति है उसका विकास कैसे हो, उसमें सुधार कैसे हो, कैसे हम अपने भविष्य की ज़रूरतों के लिए वैज्ञानिक शिक्षा को जो है प्रदान कर सकें। तकनीकी जो आवश्यकता है, जैसे आज की डेट में हम देखते हैं कि भारत में ऐसे कई सारे जो है चीज़ें हैं जिनका उपयोग हम अपने व्यावहारिक जीवन में करते हैं। जैसे फ़ोन की बात कर लें, या फिर जो है ऑटोमोबाइल की बात कर लें, या फिर जो है मेडिसिन में, चिकित्सा क्षेत्र में बात कर लें, या फिर डिफेंस के मामले में बात करें। ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां हमें टेक्नोलॉजिकली बेहतर चीज़ों की आवश्यकता होती है। बट इन ज़्यादातर चीज़ों का हम क्या देखते हैं कि हमारी जो निर्भरता है वो दूसरे देशों पर है। हम फ़ोन की बात करते हैं तो जितने भी जो है स्मार्टफोन भारत में अभी चल रहे हैं, इसमें ज़्यादातर जो है या तो अमेरिका के हैं, या चाइना के हैं, या साउथ कोरिया के हैं। हमारा भारत का कोई ब्रांड यहाँ नहीं है। ये हमारी तकनीकी कमी मानी जा सकती है। हम सेना के क्षेत्र में देखते हैं कि हमें जो है फाइटर प्लेन चाहिए, 5th जनरेशन के, 6th जनरेशन के, तो हमें फ्रांस से लेना पड़ रहा है राफेल। या फिर हमें
मेडिकल साइंस में जो नई टेक्नोलॉजी वो चाहिए। तो यही लक्ष्य जो है हमारी शिक्षा का होता है कि हम इन चीज़ों पर किसी और पर निर्भर न रहें, बल्कि हम खुद इन चीज़ों को विकसित करें। और ये तभी है जब शिक्षा के लिए ऐसा लक्ष्य रखा जाएगा। तो वैज्ञानिक, तकनीकी और मानव शक्ति, आज की डेट में हम देखते हैं कि भारत विश्व का सबसे ज़्यादा जनसंख्या के साथ साथ युवा शक्ति वाला देश है। तो ये जो मानव शक्ति है इसका उपयोग कैसे करें, क्या करें, इसी के लिए शिक्षा रणनीति, हमारी पॉलिसी, हमारी सरकार की जो योजनाएं हैं, कार्यक्रम है, तमाम चीज़ों को इन पहलुओं के साथ में आगे बढ़ना होता है। और उन्हीं चीज़ों को पाने के लिए, हासिल करने के लिए ऐसे आयोगों की आवश्यकता होती है। तो हम क्या देख रहे हैं, विश्वविद्यालय आयोग, जिसको राधा कृष्णन आयोग कहा जाता है, स्वतंत्र भारत का पहला शिक्षा आयोग है। स्वतंत्रता के बाद हम जो है विश्वविद्यालय शिक्षा की पुनर्रचना करना चाहते थे, ताकि हम राष्ट्रीय और सांस्कृतिक पुनरुत्थान कर सके एवं देश में जो है वैज्ञानिक, तकनीकी और अन्य प्रकार की मानव शक्ति का विकास करें। उसके लिए सुझाव देना था इस आयोग को। तो इसके अंदर हम और चीज़ें क्या देखते हैं, राधा कृष्ण आयोग या विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, फिर इसको स्थापित करना था, बनाना था। तो इसको जो स्थापित किया गया है, ये किया गया है 4 नवंबर 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसने अपनी जो रिपोर्ट दी थी ये 25 अगस्त 1949 को, यानी लगभग लमसम 1 साल से थोड़ा कम समय में इस आयोग ने अपना अध्ययन किया और उन तमाम पहलुओं पर जानकारियां जुटाई, इन्फॉर्मेशन जुटाई, और फिर क्या सुधार होना चाहिए था, उन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखकर सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। तो स्थापना और इसकी रिपोर्ट। अब इसके साथ में आते हैं हम, स्थापना का उद्देश्य क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था इस आयोग को गठित करने का। तो जैसे हम देखते हैं कि विश्वविद्यालय स्तर की जो शिक्षा व्यवस्था उस समय रही होगी, उसकी जो संरचना थी उसकी जांच करना था और तत्कालीन समस्याओं का पता लगाकर सुझाव देना था। तो इस आयोग को 1948 और 9 के समय जो हमारी स्थिति थी उच्चतर शिक्षा में विश्वविद्यालयों की, हमारे पास जो संरचना उपलब्ध थी उस समय उच्च शिक्षा की, उन तमाम चीज़ों का जो है अध्ययन करना था। वैसे हम बता दें कि जो हमारा पहली जनगणना थी 1951 की, उस जनगणना में जो हमारा लिटरेसी रेट था, शिक्षा की जो हमारी प्रतिशतता थी उस समय, वो लगभग जो है 22-23% थी। जैसे आज हम देख रहे हैं कि भारत में जो है लिटरेसी रेट 75% से ऊपर हो गया है। तो तब हमारा शिक्षा का स्तर काफ़ी कम था। तो और उच्चतर शिक्षा तो फिर और भी जो है नाजुक अवस्था में रही होगी। तो उद्देश्य इसका ये था कि हमें इस आयोग के द्वारा इन चीज़ों पर, शिक्षा व्यवस्था एक, और इनका जो संरचना थी उनकी जांच करना, तत्कालीन में जो और समस्याएं थी उनको पहचानना और फिर सरकार को सुझाव देना। तो ये डेटें आपको ध्यान रखनी है कि क्या क्या थी इसके साथ में। अब इसमें जो है इस आयोग ने सुझाव किन किन विषयों पर जो है देने थे, यानी वो कौन से पहलू थे जो प्राथमिकता में थे, और आयोग ने उन पहलुओं का अध्ययन करना था और फिर सरकार को सुझाव देना था कि इन इन पहलुओं पर ये कदम उठा करके इस प्रकार का सुधार, इस प्रकार की पुनर्संरचना की जा सकती है ताकि भारत में उच्च शिक्षा अच्छी हो जाए। तो यहाँ पर आप देखते हैं प्रशासन और वित्त के बारे में सुझाव देना था। अब प्रशासन, जैसे हम देखते हैं कि पूरे विश्व में जो है मनुष्य हैं, लगभग 800 करोड़ वर्तमान में विश्व की जनसंख्या है, और हम देखते हैं कि सभी लोग एक ही तरह का खाना खाते हैं, कपड़े पहनते हैं और चीज़ें करते हैं, परंतु जो प्रगति का स्तर है वो सब जगह अलग अलग है। अमेरिका में अलग है,
जापान में अलग है, भारत में अलग है, नेपाल में अलग है। अगर हम इसके कारणों पर जाएंगे तो कई सारे कारणों में एक कारण प्रशासन भी होता है। किसी भी जगह का, किसी भी संस्थान का, किसी भी व्यवस्था का अच्छा होना उसके प्रशासन पर निर्भर करता है कि प्रशासन कैसे है। जैसे हम कहते हैं कि उस स्कूल में, उस कॉलेज में बड़ी सख्ताई है, वहाँ का प्रिंसिपल बड़ा बहुत जो है स्ट्रिक्ट है, वहाँ के जो फैकल्टी जो बहुत डिसिप्लिन है, बड़ी डिसेंट है, ये प्रशासन की एक विशेषता है। तो इन प्रशासनिक पहलुओं को समझना होता है ताकि उसके आधार पर जो है उसमें सुधार लाया जा सके। और अगर कहीं पर बहुत खराब व्यवस्था है, जैसे कहेंगे बिल्कुल पढ़ाई नहीं होती है, बच्चे आते नहीं हैं, ध्यान नहीं देते हैं, तो उसमें के लिए भी प्रशासन एक जिम्मेदार पहलू है। तो इसलिए इसको प्रशासन और साथ में वित्त, फाइनेंस की स्थिति क्या है, क्योंकि जो है बजट हमेशा कम ही होता है, उपलब्ध जितना है और जितनी आवश्यकता है दोनों में अंतर होता है, फिर भी उपलब्ध बजट के अंदर ही चीज़ें करनी होती हैं। तो वित्त का भी जो है पता लगाना था कि ये जो शिक्षण संस्थान है भारत में उच्च शिक्षा के, यहाँ पर क्या क्या स्थिति है ताकि उस पर भी काम किया जा सके। जैसे नई शिक्षा नीति 2020 जो हमारी आई है उसमें प्राइमरी से लेकर के हायर एजुकेशन तक सारे विषयों पर सुझाव है। तो कहा गया है कि भारत सरकार को भारत की शिक्षा को अच्छा करने के लिए हमारी जो जीडीपी है, यानी पूरे देश की जो इनकम है, सरकार की जो इनकम है, उसका करीब करीब 6% खर्च करना चाहिए। इसको हम कहते हैं कि जीडीपी, जो भारत की जीडीपी है उसका 6% जो है शिक्षा पर खर्च होना चाहिए, ऐसा सुझाव है। परंतु वर्तमान में 2024 का हमारा जो बजट है उसमें अभी हम सिर्फ लगभग 3% जीडीपी का ही खर्च कर रहे हैं। और विश्व में जो विकसित देश हैं ये सभी अपनी टोटल जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा खर्च करते हैं, और इसलिए वहाँ पर बाकी चीज़ों का अच्छा होना लॉजिकल है। तो एक तो इस पर सुझाव देना था इसने। दूसरा, उच्च शिक्षा के लक्ष्यों को निर्धारित करना। लक्ष्य क्या होना चाहिए? क्या सिर्फ डिग्री देना है? क्या सिर्फ पढ़ाई करानी है? या फिर हम देश में तकनीकी विकास चाहते हैं, वैज्ञानिक विकास चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम अंतरिक्ष में जो है और ज़्यादा तरक्की करें, मेडिकल साइंस में तरक्की करें। जैसे हमने कोविड के दौरान देखा कि भारत ने खुद अपने बलबूते और कुछ एसोसिएशन के माध्यम से वैक्सीन विकसित की थी, और ये हमारी एक अचीवमेंट मानी जाएगी कि हमने खुद जैसे विश्व में सिर्फ 5-6 देश हैं जिन्होंने कोरोना के बाद अपनी अपनी दवाइयों के रूप में वैक्सीन विकसित की, भारत उसमें से एक है। तो यही हमारा लक्ष्य होता है कि हम अपनी आने वाली समस्याओं के लिए समाधान ढूंढें, शिक्षा को इस तरह का बनाएं। तो उच्च शिक्षा के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए भी इसने सुझाव देना था। उच्च शिक्षा में विषय क्या हो, सब्जेक्ट्स क्या हो, किस तरह का जो है हमारा पाठ्यक्रम वगैरह हो, इस पर भी इसे सुझाव देना था। साथ में उच्च शिक्षा में शिक्षण स्तर को बढ़ावा देना, कैसे जो है शिक्षण यानी टीचिंग लेवल को कैसे अच्छा किया जा सके, और इसकी कोई सीमा नहीं है, कितना भी सुधार हो सकता है, कितनी भी बेहतरी की जा सकती है। तो ये भी जो है इसने सुझाव देना था। इसके अलावा विद्यार्थियों के कल्याण के लिए क्या योजनाएं लाई जाए, वेलफेयर कैसे करें स्टूडेंट्स का। अब उसमें जैसे बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो योग्य होते हैं, टैलेंटेड होते हैं, परंतु उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है जिससे वो शिक्षा अपनी नियमित कर सके और हायर एजुकेशन तक ले सके। इसलिए स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स होते हैं, कई प्रकार के प्रोग्राम्स आते हैं जिसमें सरकारी तमाम चीज़ें कर करके ऐसे योग्य विद्यार्थियों को आगे बढ़ाती है। इसके अलावा जो है उच्च शिक्षा के शिक्षकों की नियुक्ति, उनका वेतनमान और सेवा शर्तों को क्या क्या होना चाहिए। अब क्या है, एक जो काबिल शिक्षक है, योग्य शिक्षक है, उसको अच्छा वेतन भी मिलना चाहिए, उसे अच्छी सेवा शर्तें भी मिलनी चाहिए, हर चीज़ अच्छी होनी चाहिए, तभी जाके वो पूरे तन मन से शिक्षा को करवाएगा। तो इस पर भी सुझाव देना था। और विश्वविद्यालय शिक्षा के माध्यम, उसकी अवधि, उसका पाठ्यक्रम, जैसे हम कहते हैं कि जो डिग्री है वो 3 साल की है, अभी जो नया जो प्लान भारत में हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो जो है डिग्री अब जो है 4 साल की भी होगी।
या इंटीग्रेटेड डिग्री भी आ गई है। अब इंटीग्रेटेड यानी एकीकृत, जिसमें जो है 5-5 साल यानी 12वीं के बाद सीधा जो है वो कॉलेज शुरू कर देते हैं और उसमें 5 साल की डिग्री भी होती हैं। तो ये जो पैटर्न्स हैं उसके बारे में इस आयोग ने सुझाव देना था। ये इस आयोग के द्वारा सुझाव को रूप में दिए जाने थे। उसके अलावा जो है इन सुझावों के साथ में सिफारिश क्या की इस आयोग ने, ये जो राधा कृष्णन आयोग बना था या फिर विश्वविद्यालय आयोग बना था, इसने सिफारिशें क्या की थी, किस किस तरह के जो सुझाव इसने दिए थे। तो इसमें जो सुझाव हैं वो अलग अलग एरिया में हैं। कुछ शिक्षा के लिए सुझाव आए थे, कुछ जो है शिक्षा के लक्ष्यों के लिए सुझाव थे, कुछ जो है शिक्षा संकाय जो डिपार्टमेंट होते हैं उनके लिए सुझाव थे, कुछ शिक्षा के स्तर के लिए जो है सुझाव दिए गए थे, कुछ विश्वविद्यालय में प्रशासन और वित्त जैसे हमने पीछे बात की थी उनके लिए सुझाव दिए गए थे। इस प्रकार से जो है व्यावसायिक शिक्षा के लिए सुझाव, तो इन्होंने अलग अलग एरिया पर अपने सुझाव इसमें दिए थे। तो हम इसमें हर एक पहलू के अंदर आएंगे कि क्या क्या सुझाव उसके अंदर आता है। तो इसमें आयोग ने विश्वविद्यालय के सभी अंगों के संबंध में अपना विचार दिया था। सभी अंग जैसे हम बात कर रहे हैं कि एक विश्वविद्यालय में जो अंगों के स्वरूप में है कि शिक्षा तो प्राथमिक कार्य है एक विद्यालय का, उसके अलावा जो है वहाँ पे जो संकाय होते हैं, डिपार्टमेंट्स होते हैं, वो भी उसका एक हिस्सा है, प्रशासन भी उसका एक हिस्सा है, फाइनेंस वित्त भी उसका एक हिस्सा है, ढांचा संरचना भी उसका हिस्सा है। तो ये तमाम चीज़ें जब अच्छी रहेंगी, बेहतर होंगी, तभी जाके जो है विश्वविद्यालय के स्तर की शिक्षा बेहतर रहेगी और उसके अनुपात में ही विद्यार्थियों को अपने लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए करने के अवसरों का जो है मौका भी बढ़ सकता है। तो इसमें पहला हिस्सा है शिक्षा के लक्ष्य के लिए क्या सुझाव दिया था इस आयोग ने। तो इसमें जो पहला था लोकतंत्र के लिए प्रशिक्षित करना, ये एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, लोकतंत्र के लिए प्रशिक्षित करना। इसका तात्पर्य ये है कि हम विद्यार्थियों को किस तरह से पढ़ाएं, किस तरह से उनके अंदर ये विशेषताएं भरें, उनके अंदर ये काबिलियत लाएं ताकि वो एक लोकतंत्र के लिए अच्छे हो सके, एक डेमोक्रेसी के लिए अच्छे हो सके। जैसे हम बात करते हैं कि दुनिया में बहुत अच्छे देश भी हैं जहाँ पर चोरी नहीं है, डकैती नहीं है, सब लोग काम करते हैं, भ्रष्टाचार नहीं है, डिसऑनेस्टी नहीं है। ये बातें भी कहाँ से आई हैं वहाँ के लोगों पे, निश्चित रूप से व्यवस्था से, शिक्षा से, पूरे माहौल से तो आई हैं। हम अगर अब विकसित देशों में जाएंगे तो विकसित देशों में हम देखते हैं कि सब कुछ अच्छा है, ना कोई परेशान है, ना अपराध है, ना बेरोजगारी है, ना गरीबी है, ना भुखमरी है, ना चोरी है, ना डकैती है, सब कुछ बेहतर है। इस बेहतर में निश्चित रूप से कई सारे पहलुओं में से एक पहलू है शिक्षा, इसलिए विश्व का हर देश शिक्षा पर काफी फोकस करता है। तो लोकतंत्र में हमें कैसा रहना चाहिए, जैसे हम क्या देखते हैं कि हाँ, सब लोगों के पास लोकतंत्र में स्वतंत्रता होती है, परंतु उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। इसका मतलब जैसे हम आंदोलन होते हैं, बाकी चीज़ें होती हैं, हम उनको एक मानकों के अंदर रखें। जैसे हम अपेक्षा करते हैं कि हम किसी से परेशान ना हो, ऐसे ही हम दूसरे के लिए सोचेंगे दूसरा हमसे परेशान ना हो। यानी ये बात अगर सबको आ जाए समझ में तो व्यवस्था अपने आप ही अच्छी होने शुरू हो जाती है। ऐसे नागरिकों को विकसित करना, ऐसे नागरिकों को तैयार करने का लक्ष्य भी है शिक्षा का। इसीलिए जो है इसमें ये फोकस किया गया कि ये चीज़ जो है होनी चाहिए। उसके अलावा जो है आत्मविश्वास के लिए प्रशिक्षण देना, कॉन्फिडेंस। जैसे कुछ भी कार्य करने होते हैं, चुनौती भरे कार्य करने होते हैं, तो उसके लिए आत्मविश्वास चाहिए होता है। तो शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो विद्यार्थियों में
वो कॉन्फिडेंस ला सके, ताकि वो जीवन के में आने वाली चुनौतियों का बखूबी जो है उनसे पार पा सकें, या उनको पार पाने का उनके अंदर जज्बा हो। और ये शिक्षा ही है जो इस तरह की प्रवृत्ति, एक विशेषता एक विद्यार्थी के अंदर दे सकती है। तो ये इस पर भी इसने सुझाव दिया। इसके अलावा वर्तमान और साथ ही अतीत की समझ विकसित करना। अब क्या है, प्रेजेंट में क्या है हम, एक, और पास्ट में कैसे थे। जैसे हम देखते हैं कि हम इतिहास पढ़ते हैं, हम अपना पूरा पीछे का जानने का कोशिश करते हैं कि भारत में, जैसे हम देखते हैं कि अंग्रेजों ने 300 सालों तक शासन किया, उससे पहले जो है मुगलों ने किया, उससे पहले दिल्ली सल्तनत के लोगों ने किया। तो ऐसा क्या हुआ कि इतने बड़े देश पर बाहर से आकर के लोगों ने शासन किया। कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों की कई सारी कमियों में से कई कमियां रही होंगी, जिसके कारण विदेशी आसानी से आकर के यहाँ राज कर गए। अब जब तक हमें वर्तमान में भारत के युवाओं को, लोगों को उन कमियों का पता नहीं है, वो अपनी कमियों को दूर करने का प्रयास नहीं करेंगे। तो यहाँ पर उच्चतर शिक्षा में ये एक विषय है कि हमें अपने वर्तमान और अतीत की जानकारी होनी चाहिए। इसीलिए जो है तमाम विषयों में इतिहास जैसा विषय भी होता है, जो है पीछे की जानकारी उपलब्ध कराता है, ताकि हम सही निर्णय ले सकें अपने जीवन में आने वाले समय में। तो इस पर भी इसने सुझाव दिया। व्यावसायिक और पेशेवर प्रशिक्षण प्रदान करना। अब जैसे आज हमारी सरकारें इस पर बहुत ज़्यादा जोर दे रही हैं कि व्यावसायिक शिक्षा पर हमें जाना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। मतलब ट्रेडिशनल एजुकेशन की जो है, सिंपल जो है, हमने ह्यूमैनिटीज वाले विषय पढ़ लिए, हिस्ट्री पढ़ लिया, ज्योग्राफी पढ़ लिया, परंतु इनको हर क्षेत्र में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो व्यावसायिक शिक्षा, इसलिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में इस पर काफ़ी जोर है और सरकार इस पर काम भी कर रही है। परंतु इसने भी कहा था कि व्यावसायिक शिक्षा और पेशेवर प्रशिक्षण प्रदान करना, जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग होती है किसी क्षेत्र में। जैसे हम देखते हैं कि कुछ कामों को करने के लिए विशेषज्ञों की जरूरत पड़ती है, एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है। तो इस पर भी जो इन्होंने कहा था, इस पर भी सुझाव दिया था। इसके अलावा ज्ञान के विकास के द्वारा जीवन जीने की सहज क्षमता को जगाना। अब होता क्या है कि जब जानकारी होती है, इन्फॉर्मेशन आती है, तो हम अपने जीवन को थोड़ा व्यवहारिक बना सकते हैं, आसान बना सकते हैं, सरल बना सकते हैं, और उसी के माध्यम से हम तरक्की भी कर सकते हैं। तो ये भी इसके लक्ष्यों के अंदर था कि हम ऐसी ज्ञान पद्धति को विकसित करें, ऐसी नॉलेज सिस्टम को डेवलप करें, जिससे जो है व्यक्ति को अपने जीवन को आसान सरल ढंग से जीने में सहूलियत मिले। और जैसे आज हम देखते हैं जितनी भी हमारे पास ये सुविधाएं, चाहे वो फ़ोन की सुविधा हो या फिर ये जो ऑनलाइन की सुविधा है, या बाकी सुविधाएं, इन्होंने हमारा जीवन सरल किया है पारंपरिक तरीकों के तुलना में। तो ये चीज़ें भी हैं। तो ये ज्ञान के विकास के द्वारा जीवन जीने की सहज क्षमता विकसित करना। और जब कभी इन चीज़ों की कमी महसूस होती है तो व्यक्ति कई बार जो है कमज़ोर पड़ जाता है, कमज़ोरी महसूस करता है, डिप्रेशन में चले जाते हैं। ऐसे तमाम चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। तो शिक्षा के लक्ष्य के लिए ये सुझाव थे। इसके अलावा दो और हिस्से इसके अंदर आते हैं। कुछ मूल्यों को विकसित करना, वैल्यूज। जब तक व्यक्ति के जीवन में मूल्य नहीं है, वैल्यूज नहीं है, तब तक जो है उसे मनुष्य के रूप में कैलकुलेट करना मुश्किल है। तो इसमें क्या वैल्यू वाली बातें कह रहा है, निडरता, यानी एक डर नहीं होना चाहिए, सही काम होना चाहिए और सही काम करने के लिए कोई डर नहीं होना चाहिए, निडरता होनी चाहिए उसके लिए। उससे क्या होता है, व्यक्ति फिर अपने कदम आगे बढ़ाता है, पीछे नहीं खींचता है, छोटी मोटी दिक्कतों में जो है वो घबराता नहीं है। तो निडरता, ऐसी शिक्षा कैसी दी जाए विद्यार्थियों को। साथ में विवेक शक्ति, यानी चीज़ों को हम सही और गलत के पैमाने पर कैसे आंकें। तो जब तक विवेक नहीं है, जब तक जो है एक तरह से ऑब्जर्वेशन की क्षमता नहीं है, एनालिसिस की क्षमता नहीं है, कंपैरिजन की क्षमता नहीं है,
तब तक जो है गलतियां हो सकती हैं। तो जैसे हम कहते हैं कि विवेक नहीं है उसके अंदर, उसने गलत निर्णय लिया, तो वो बात भी यहाँ से हासिल करनी थी। और साथ में उद्देश्य की अखंडता, इसका मतलब ये हुआ कि एक बार हमने कोई उद्देश्य अपना निर्धारित कर लिया तो फिर हमें उस पर जो है बदलना नहीं है, बल्कि आगे ही बढ़ना है। तो ऐसे कैसे विद्यार्थियों को तैयार किया जाए ताकि उनके अंदर ये सारी क्षमताएं आ जाएं, और इसी को हम क्या कहेंगे, मूल्यवान या मूल्य युक्त शिक्षा। तो ये भी जो है राधा कृष्णन आयोग ने सुझाव दिया था। उसके अलावा अपनी सांस्कृतिक विरासत के उत्थान के लिए विद्यार्थियों को इससे परिचित कराना। अब जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है, सांस्कृतिक विरासत क्या चीज़ हुई, हमारे जो भाषा है, बोली है, खान पान है, पहनाव है, रीति रिवाज हैं, तौर तरीके हैं, त्योहार हैं, परंपराएं हैं, ये तमाम बातें हमारी संस्कृति का हिस्सा है। और ये जो सांस्कृतिक धरोहर है ये बहुत कीमती है। किसी भी देश की पहचान उसकी संस्कृति से होती है कि वो वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ के लोग क्या भाषा बोली का प्रयोग करते हैं, क्या उनका खान पान है, क्या उनके रीति रिवाज हैं, क्या उनके तौर तरीके हैं। जैसे हम कई बार कहते हैं कि जब नई पीढ़ी हमारी भारत की ऐसी पुरानी चीज़ों से अवगत नहीं होती है तो हम कहते हैं कि ये अपनी संस्कृति को भूल रहे हैं, अपने कल्चर को भूल रहे हैं और वेस्टर्न कल्चर फॉलो कर रहे हैं। जैसे पश्चिमी देशों में क्या है, वहाँ यूनिटरी फैमिली मेथड है, यानी एकल परिवार व्यवस्था है। एकल परिवार का मतलब है माता पिता अलग हैं, बच्चे अलग हैं, और ज्वाइंट फैमिली का कंसेप्ट होता ही नहीं उन देशों में, सब अलग अलग हैं। भारत में ऐसा नहीं है। तो ये हमारा एक कल्चर हुआ। अब हम उस तरफ बढ़ रहे हैं, यूनिटरी की तरफ। यूनिटरी मतलब ये अलग है, वो अलग है, ऐसा अलग है, वैसा अलग है। तो ये हमारी सांस्कृतिक विशेषता से अलग एक पहलू हुआ। और जैसे हम कई बार देखते हैं भारत में कि बच्चे काबिल हो जाते हैं, योग्य हो जाते हैं, और बाद में माता पिता का ध्यान नहीं देते हैं, उनका गौर नहीं करते हैं, जैसे पश्चिमी देशों में। तो वो चीज़ हमारी संस्कृति से मैच नहीं करती है। तो ये चीज़ भी है कि सांस्कृतिक विरासत के उत्थान के लिए विद्यार्थियों को इससे परिचित कराना, और तभी है जब इस तरह के किया जाए। तो ये जो आयोग है, ये आयोग विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास की बात कर रहा है, यानी ऑल आउट डेवलपमेंट होना चाहिए, सब जगह से उसका विकास होना चाहिए। सिर्फ सूचना तक वो सीमित न रहे कि जो है जानकारी तो है परंतु बाकी चीज़ें नहीं है। तो बाकी चीज़ें नहीं है तो जानकारी तो जो है एक मशीन के पास भी हो सकती है, कंप्यूटर के पास भी हो सकती है, परंतु बाकी कुछ नहीं कर सकता वो। तो ये शिक्षा के लिए जो है इस आयोग के द्वारा सुझाव दिए गए थे। यहाँ तक आप लोग कोई क्वेश्चन, डाउट, कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं, फिर नहीं तो हम इसमें आगे बढ़ते हैं। कुछ पूछना है इसमें? क्लियर है? तो ये तो हो गया शिक्षा वाले हिस्से पे। अब दूसरा, शिक्षण संकाय, जो टीचिंग डिपार्टमेंट्स हैं उसके लिए राधा कृष्णन आयोग ने क्या सुझाव दिया था और किन चीज़ों पर इन्होंने जो है प्राथमिकता रखी थी ताकि भारत में उच्चतर शिक्षा अच्छी हो सके, बेहतर हो सके। तो इस हिस्से में एक तो जो है आयोग ने जो है शिक्षकों का श्रेणियां बनाई थी, यानी जो कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में जिन शिक्षकों ने पढ़ाना था उनको उन्होंने 4 श्रेणियों में डिवाइड किया। 4 श्रेणियां क्या थी? पहले तो प्रोफेसर, एक तो ये था। दूसरी श्रेणी में जो है पाठ्य यानी रीडर जो होते हैं, रीडर। तीसरे में व्याख्याता यानी लेक्चरर, और चौथे में प्रशिक्षक यानी इंस्ट्रक्टर। ये 4 श्रेणियां इन्होंने जो है सुझाव दिया था कि कॉलेजों में होनी चाहिए। और लगभग जो है आज हम जो देखते हैं कॉलेजों में फैकल्टी के स्वरूप में वो इसी तरह से देखते हैं। तो ये राधा कृष्णन आयोग ने दिया था।
और साथ में इन्होंने ये कहा था कि जब एक शिक्षक की श्रेणी बदलनी है, यानी जो है उसको एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में ले जाना है, तो उसके लिए आवश्यक है कि जो है क्या देखा जाए, योग्यता। यानी योग्यता के आधार पर ही जो है एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में उसकी पदोन्नति करनी चाहिए। तो इसका मतलब यह हुआ कि शिक्षा के लिए आवश्यक कि योग्य शिक्षक हों, काबिल व्यक्ति हों, जानकार, समझदार और हर तरह की विशेषताओं से जो है वो संपन्न हो। और ऐसे लोग रहेंगे तो फिर उनको एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में प्रमोशन एक तरह का है, तो प्रमोशन के लिए भी इसने ये सुझाव दिया था। उसके अलावा क्या कहा, ये आयोग ने कहा कि चारों श्रेणियों की शिक्षकों के लिए, इसमें जो चारों श्रेणियां हैं, एक तो उनके लिए अच्छा वेतनमान होना चाहिए, और अच्छे वेतनमान से शिक्षक अपना सारा ध्यान, सारा फोकस उसी पर रख सकते हैं या उसी चीज़ पर जो है अधिक से अधिक कार्य कर सकते हैं। तो एक तो इन्होंने कहा कि चारों श्रेणी के शिक्षकों का उच्च वेतनमान होना चाहिए, यानी अच्छा वेतनमान उनको मिलना चाहिए। साथ में उनके लिए बेहतर सेवा और शर्तें होनी चाहिए, यानी सर्विस की टर्म्स एंड कंडीशन भी अच्छी होनी चाहिए। और इन चीज़ों के अच्छा होने से शिक्षा पर क्या पड़ेगा, फर्क पड़ेगा, यानी उच्च शिक्षा अच्छी हो जाएगी। साथ में ये कहा कि जैसे भविष्य निधि होती है, प्रोविडेंट फंड, या फिर जो है आवासीय आवास होते हैं, या फिर काम करने के घंटे, वर्किंग हार्स, या फिर जो है छुट्टी आदि, ये सब चीज़ें अच्छी हों, प्रैक्टिकल हों। जैसे जो है 365 दिन होते हैं 365 एक साल में, तो उसमें से लगभग कितने दिन जो है कक्षाएं चलनी ही चलनी चाहिए। तो इसी आयोग ने कहा था कि लगभग 180 दिन क्लासेज होनी चाहिए 365 दिनों में से। और ये जो है इन चीज़ों का जो है इन्होंने ध्यान रखा था कि ये चीज़ें इसके अंदर होनी चाहिए, तभी जाके जो है ये शिक्षा जो है, शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो सकती है या इसका जो है लाभ हो सकता है। इसके अलावा इन्होंने कहा सर जो है कि एक हफ्ते में जो है जो टीचर्स हैं उनको लगभग जो है कितना हार्स मिलना चाहिए क्लासेस के लिए। तो इन्होंने कहा था कि लगभग 18 घंटे 18 हार की क्लास उनकी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ होना शुरू हो जाएगा, गुणवत्ता प्रभावित होनी शुरू हो जाएगी। तो 18 घंटे एक वीक के अंदर जो है इनको जो है मिलने चाहिए। उसके अलावा जो है ये भी कहा था कि उच्चतर शिक्षा में कई तरह के इनोवेशंस होते हैं, शोध होते हैं, और कई बार जो है उसके लिए जो है इन शिक्षकों को कई अन्य जगहों पर जाना पड़ता है, विदेश में जाना पड़ता है। तो इसके लिए आयोग ने कहा था कि इनको जो है स्टडी लीव मिलनी चाहिए, और ये स्टडी लीव जो है 3 साल तक की हो सकती है। 3 साल तक के लिए जो है इनको शिक्षा के लिए या उसके बेहतरी के लिए जो है ये 3 साल का जो है अवकाश दिया जाना चाहिए, अगर इस तरह की जो है आवश्यकता होती है। और 1 वर्ष में जो है वो निर्धारित करना था, ये अध्ययन के लिए बात कर रहा है। उसके अलावा जो है इसने ये भी कहा था कि जो रिटायरमेंट का पार्ट होना चाहिए कि किस उम्र में इनको जो है रिटायर होना चाहिए। तो इसके लिए कहा गया था कि नॉर्मल शुरुआत उसकी 60 ईयर्स होनी चाहिए जो हम बात कर रहे थे, और प्रोफेसरों की जो रिटायरमेंट एज होनी चाहिए वो 64 साल तक होनी चाहिए, क्योंकि इतनी उम्र तक जो है वो कर सकता है। तो ये तमाम जो है बातें शिक्षण संकाय के अंतर्गत जो है राधा कृष्णन आयोग ने दी थी। अब हमने कहा कि इसके अंदर जो है शिक्षा का स्तर है, इस पर भी सुझाव था, प्रशासन और वित्त है, इस पर भी जो है सुझाव था। उसके अलावा शिक्षा की संरचना और संगठन, इस पर भी सुझाव था। ये जो है बाकी पहलू और हैं इसमें जो इनके सुझाव थे, तो ये हम कल की क्लास में जो है डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा ये जो आयोग बनाया था, इस आयोग को बनाने के लिए 2 ऐसी बॉडी हैं जिन्होंने सुझाव दिया था, वो कौन सी थी वो हम बात करेंगे। कितने मेंबर्स थे इस आयोग में, ये भी इस पर
तो ये तमाम पॉइंट मैंने रिपीट इसलिए किए ताकि आप लोग जो है इसको नोट साथ में करें, क्योंकि ये माइंड मैप हैं, फ्लो चार्ट्स हैं, माइंड मैप, ये जल्दी से याद हो जाते हैं। और अगर इसको कहानी पूरे पैराग्राफों में लिखेंगे तो याद नहीं होते हैं, इसलिए ऐसा इसको किया है। तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन, डाउट, कंफ्यूजन है तो वो बताइए, नहीं तो फिर हम इसे कल आगे बढ़ाएंगे। कुछ पूछना है यहाँ तक? तो इसको आज इतना ही रखेंगे, आज मैं थोड़ा जल्दी छोड़ रहा हूँ, कल थोड़ा और लंबी चलेगी ये क्लास, तो कल कंटिन्यूस करते हैं इसे। धन्यवाद, नमस्कार।